यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रीवियस चैप्टर को हम लोगों ने बखूबी डील किया है। आज हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। आज हम लोग दूसरे चैप्टर की चलेंगे, जो हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इनमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे। विशेष रूप से हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा क्या है। दूसरी बात हम देखेंगे कि पॉपुलेशन, जो हमारी एक्सप्लोजन हो रहा है पॉपुलेशन में, वो क्या है, वो क्यों हो रहा है, हम पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है इसको हम कैसे चेकअप करेंगे। इसके लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हम एमटीपी की बात करेंगे, यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन मेडिकल फैसिलिटी की बात करेंगे। फिर इसके अलावा भी जिन लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं उनके लिए हम आर्ट की बात करेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, और फिर हम एट द लास्ट एसटीडी की बात करेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करेंगे। इन सारी चीज़ों को समेटने का प्रयास हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है, जनन स्वास्थ्य क्या है, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, हम किसे कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि आपको बीएसपी में होना पड़ेगा। मतलब ये है कि बिहेवियरल, बी फॉर बिहेवियरल, एस फॉर सोशल, और पी फॉर फिजिकल, और ई फॉर इमोशनल। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आपको बीएसपी में होना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर आप फिजिकली फिट हो, ये चार एस्पेक्ट आपको याद रखनी है। यानी व्यक्ति का फिजिकली फिट होना चाहिए, मतलब उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो फिजिकली और फंक्शनली फिट हो। दूसरी बात, उसकी जो इमोशनल फीलिंग है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो स्वस्थ होनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। अपोजिट सेक्स को देख करके उसके मन में बुरे विचार नहीं आने चाहिए। अगर इस तरह का वो है, इमोशनल उसका सही है, तो वो है जनन स्वास्थ्य में, रिप्रोडक्टिव हेल्दी है वो। और सोशल, इंसान जो है सामाजिक प्राणी है। आप समाज में रहते हो तो समाज के अनुसार आपको बिहेव करना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली फिट हो, इमोशनली फिट हो, समाज में उल्टा सीधा काम कर रहे हो, किसी से लड़ाई कर ले रहे हो, या सेक्सुअली अब्यूज में जा रहे हैं, तो आप जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं है, और आपका बिहेवियर जो है सामान्य होना चाहिए। तो ये एनसीईआरटी मानती है कि ये जो है चार एस्पेक्ट हैं, यानी किसी भी इंसान का स्वस्थ रहना इन चार बातों पर निर्भर करता है। इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। वो फिजिकली फिट हो, मेंटली या इमोशनली फिट हो, सोशली फिट हो, और बिहेवियरली फिट हो, तो अब हम उसको मानते हैं कि वो व्यक्ति जो है रिप्रोडक्टिवली जो है हेल्दी है, यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य में सबसे पहले हम जानते हैं कि अपना देश जो है जब 1947 में आज़ाद हुआ, पूरे विश्व में भारत ही यानी इंडिया एक पहला नेशन है जिसने सबसे पहले 1951 में फैमिली प्लानिंग बनाया। फैमिली प्लानिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग किया, यानी भारतवर्ष ने सबसे पहले पूरे विश्व में फैमिली प्लानिंग के बारे में प्लान बनाया, सोचा। आगे चल करके यह जो है फैमिली प्लानिंग जो है
इसमें परिवर्तन हुआ और ये जो है फैमिली वेलफेयर में कन्वर्ट हो गया। आगे चल करके इसका नाम जो है आज क्या है, फैमिली वेलफेयर। तो फैमिली वेलफेयर है आज इसका नाम। और इस फैमिली वेलफेयर में यानी परिवार के कल्याण के लिए इसमें हम RCH भी शामिल करते हैं, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम। तो इसका नाम जो है RCH हो गया, यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर हेल्थ प्रोग्राम के तहत विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं और ये प्रोग्राम आज भी चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करना और इस देश के अंदर जो भी बासिंदे हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये तो हमारी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, क्या प्लान किया कि हम अपने देश के लोगों के स्वास्थ्य के रिप्रोडक्टिव हेल्थ और समग्र हेल्थ के बारे में किस तरह का प्लान बनाए, क्या स्ट्रेटजी बनाए, इस स्ट्रेटजी में क्या किया, यानी इसके लिए हमको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा और उसी ऑब्जेक्टिव पे काम करना पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव लिया गया, यानी क्या उद्देश्य रहा, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई और क्या उद्देश्य रहा, आइए अब हम लोग इसे देखते हैं। हमने यह जान लिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो है कि आदमी इमोशनली, फिजिकली, बिहेवियरली और सोशली अगर फिट है तो उसे हम लोग मानते हैं कि वह जो है स्वस्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है। अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने जो है क्या योजनाएं बनाई, क्या स्ट्रेटजी बनाई कि जिसके वजह से हम फैमिली प्लानिंग को आगे की तरफ बढ़ा सकें। सबसे पहला उद्देश्य क्या रहा, आइए हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्ट ये रहा अवेयरनेस। सबसे पहली बात लोगों में जागरूकता लाना, और जागरूकता लाने के लिए प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल का प्रयोग करना। प्रिंट में जैसे अखबार हुआ, ऑडियो विजुअल यानी टेलीविज़न हुआ, उस ज़माने में अखबारों का प्रयोग, टेलीविज़न का प्रयोग, उसमें एडवर्टाइजमेंट किया गया। और आप जानते हैं कि सिनेमा हॉल में भी उस समय एडवर्टाइजमेंट आता रहा, आज भी आते हैं। तो उस पर सबसे पहला जो है लोगों को अवेयर करने की बात की गई, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहली बात किसको चुना गया, किसको अवेयर किया जाए। हम जानते हैं कि ऐसे ग्रुप को चुनना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को टारगेट में लेना पड़ेगा जो उससे रिलेटेड है, यानी जो पॉपुलेशन के ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सबसे पहले उसे पकड़ेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम करते क्या है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप को चुना गया सबसे पहले, यानी कौन से लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, 15 से लेकर के 45 वर्ष। विशेष रूप से महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि वो पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्हीं से बेबी तो वही कंसीव करेंगी। तो उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हम एज की बात करते हैं, सबसे पहले उसे चुना गया। फिर हम देखते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में एडोलेसेंस की बात है, यानी किशोरा अवस्था की है, जो शादी के योग्य अब आने वाले समय में होने वाले हैं। उनको अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें शिक्षित करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर इसके बाद जो है हाइजीन पे बात की गई, यानी साफ सफाई पे, सेक्स ऑर्गन जो है उनकी साफ सफाई पे, और सेक्सुअली इंटरकोर्स जो है किस तरह से सेफ है और अनसेफ है उस पे बात की गई। और एसटीडी पे बात की गई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया, यानी कैसे बीमारियां फैल सकती हैं, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से, और विशेष रूप से एड्स तक भयंकर बीमारियां जो हैं आ सकती हैं। इस पे जो है फोकस किया गया, लोगों को अवेयर किया गया। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों को अवेयर करने के लिए सेक्स एजुकेशन को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा गया।
यानी सेक्स के बारे में, यानी हम सेक्स ऑर्गन के बारे में एडोलेसेंट को विशेष रूप से बताएं कि वो सेक्स ऑर्गन क्या है। जैसे हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन हैं, उसी तरह से सेक्स ऑर्गन के बारे में अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराना, जिसमें टीचर का महत्वपूर्ण रोल रहा। अपने वो मित्रों से भी सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। अब गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को, यानी सेक्सुअली हेल्दी आदमी हो, इसको मैनिपुलेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्टाइल कपल पे ज़्यादा फोकस किया गया। कौन से ऐसे कपल हैं जो फर्टाइल है, उसके बाद से मैरिज विवाह योग्य जो ग्रुप है उस पर फोकस किया गया, और साथ ही साथ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के ऊपर फोकस किया गया। यानी कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हम ले आवें जिसके वजह से ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या हमारे देश की ना बढ़े। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर है उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, साथ ही साथ जो इस इन्फेंट है उसके स्वास्थ्य को, यानी चाइल्ड केयर को ध्यान में रखना, लैक्टेशन के बारे में जागरूक करना, यानी माँ का जो है बच्चे को दूध पिलाना, कम से कम 6 महीने तो कॉन्टिन्यूसली दूध पिलाना, जिसके वजह से उस बच्चे का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन हो सके, क्योंकि माँ का पहला दूध जो है वो इम्यूनाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, नेचुरल इम्यूनाइजर होता है। और इसी तरह से प्रेगनेंसी के बारे में जो धारणाएं हैं उसको बताना, और STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना। और अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर मतलब प्रेगनेंसी होती है जिसको नहीं चाहा जाता है, तो उसको जो है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके, कानून बना करके, यानी अबॉर्शन की तरफ ले जाना, यानी उस बच्चे को जिसके अंदर कोई विकृतियां हैं या उसे नहीं चाहा जा रहा है तो उसको समाप्त करना। और इसी तरह से जो लोग हैं जो बच्चे चाह रहे हैं, 10-10 वर्ष हो गए हैं, 5-5 वर्ष हो गए हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, तो उनकी भी मदद करना, यानी इनफर्टिलिटी आ जाती है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी को ले आना, यानी आर्ट यानी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है ऐसे दंपतियों को भी बच्चे प्रोवाइड कराना जिससे उनके जीवन में खुशी आ सके, इस पे काम करना। और साथ ही साथ इम्यूनाइजेशन का ब्रॉड वे में प्लान चलाना, जैसे आप देख रहे हो चेचक के टीके लगना, या पोलियो का वैक्सीन जो टीकेकरण किया जा रहा है, वैक्सीन दिया जा रहा है, चाहे बोरल हो, टीके वगैरह लगाए, तमाम बीमारियों के लिए इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखना। और इसी तरह से जो दंपत्ति बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया करना, और साथ ही साथ बेटर टेक्नोलॉजी का ईजाद करना जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल सके। तो ये रही गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी, एम्स, ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग। इन्हीं प्लानिंग के तहत एक और इसमें आप देखेंगे कि एक साइंटिस्टों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया जिसे हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। देखिए एमनियोसेंटेसिस में करते क्या है, हम जानते ये टेक्नोलॉजी ईजाद की गई जिसके माध्यम से हम चाइल्ड के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, चाहे वो क्रोमोसोमल हो या मेंडेलियन डिसऑर्डर हो, उनको हम कैसे रिमूव कर पाएँ या उनको हम जान लें तो उसको उस बच्चे को टर्मिनेट कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी टर्मिनेशन की तरफ ले जाती है। तो इसी के तहत जो है वैज्ञानिकों ने एमनियोसेंटेसिस का ईजाद किया। इसमें होता क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है, हम जान रहे हैं कि जो एम्ब्रियो होता है, ये आप जान रहे हो ये एम्ब्रियो है और एक बैग जैसी संरचना से घिरा रहता है जिसे हम ये एमनियॉन कहते हैं। एमनियॉन आप जानते हो, और ये इसके अंदर जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है भरा रहता है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यह तैरता रहता है। तो करते क्या है एमनियोसेंटेसिस में,
15 से लेकर के हम 18वें वीक तक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो यह जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस कर गया है, 4×3=12, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर को क्रॉस करके सेकंड ट्राइमेस्टर में जब हम पहुंच जाते हैं तो उस समय करते क्या है, निडल की माध्यम से ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये जो एम्ब्रियो पल रहा है, इसके सेल भी इसके अंदर पाए जाते हैं और इन सेल को करते क्या है, इंजेक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं इसको, और निकाल करके इसका हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस जब किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सेल है, जो एम्ब्रियो के सेल हैं, उससे पता चल जाता है कि इस बच्चे के अंदर क्या कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, होमोफीलिया, इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है कि यह जो है, जो एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये सारी बीमारियां हैं, इसलिए यह अगर दुनिया में आएगा तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसको जो है इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है। लेकिन ये तो टेक्निक तो बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका हुआ क्या, दुरुपयोग शुरू हो गया। टेक्निक तो इसलिए ईजाद हुई थी कि हम इसके अंदर जो कमियां हैं उसको जान सकें, लेकिन साथ ही साथ इससे एक चीज़ और भी हो रहा था कि 44+XY या XX की कहानी भी यहाँ पता चल जा रही थी, यानी सेक्स भी डिटरमाइन हो जा रहा था इस एम्ब्रियो का। और आप जानते हैं कि जब सेक्स डिटरमाइन हो गया तो भारतवर्ष में पितरात्मक समाज है, मात्रात्मक समाज नहीं है, यानी पुरुष प्रधान यह देश है। तो ज़्यादातर लोगों की यह धारणा होती है कि लड़कियां जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, यानी बच्चा जो है उन्हें स्वर्ग की तरफ ले जाता है। इसीलिए हुआ क्या कि इसका जब लिंग जांच लिया गया तो फीमेल जीनोसाइड शुरू हो गया, फीमेल जीनोसाइड, यानी फीमेल जो चाइल्ड थी उसको मार दिया गया, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसको मार दिया गया, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो डिस्टर्ब होने लगा। और आप जानते हैं कि जब सेक्स रेशियो डिस्टर्ब होगा तो फिर क्या होगा, समाज में क्राइम बढ़ेंगे, यानी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये ऊपर वाले की मेहरबानी देखिए, उसने इसको इस तरह से ईजाद किया है कि 15 से 18 के एज में लाया है, यानी इसको एबॉर्ट ना किया जा सके, क्योंकि यह ऐसा स्टेज है, यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में यह प्रवेश कर गया है। सेकंड ट्राइमेस्टर में जब इसको मतलब एबॉर्ट किया जाएगा तो माँ के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा उत्पन्न होता है। तो ऊपर वाला तो इसको बचा के रखना चाहता है, लेकिन इंसान जो है बाज नहीं आता है, तो इसका दुरुपयोग ज़्यादा शुरू हो गया, इसीलिए इसको अब बिल्कुल बैन कर दिया गया। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया गया है। इस समय यह एमनियोसेंटेसिस आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो अल्ट्रासाउंड से भी चाइल्ड का लिंग जो है पता कर लिया जाता है। तो ये है इसका टेक्नोलॉजी का ईजाद हुआ, जिसके माध्यम से यानी लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को देखा जा सके, और साथ ही साथ तमाम तरह की चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी के तहत एक जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका भी ईजाद हुआ, जिसमें हर रोज़ ली जाती है, लेकिन अपने वहाँ के साइंटिस्टों ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ का ईजाद किया, CDRI, सेंट्रल ड्रग
रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लखनऊ में है। ये यहाँ के वैज्ञानिकों ने अपने देश में CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण दवा का इजाद किया जो नॉन स्टेरॉइडल था। नॉन स्टेरॉइडल मतलब ये हार्मोन से रिलेटेड नहीं था, यानी इस तरह का दवा यह इजाद हुआ जिसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम था और ये वीकली था, मतलब हफ्ते में एक दिन लेना था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जो सहेली के नाम से जाना गया, सहेली। तो ये अपने देश के वैज्ञानिकों का कमाल है जिसने सहेली का इजाद किया और जिसको हफ्ते में एक बार लेना पड़ता है और ये नॉन स्टेरॉइडल है। तो इस तरह से ये फैमिली के जो प्लानिंग है यानी जो स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, इसने काम किया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कैसे तेजी से रैपिडली बढ़ रही है, इसके बारे में देखते हैं। आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा ही क्यों। तो इसमें देखिए पॉपुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी पॉपुलेशन का बहुत रैपिडली बढ़ना ये विवश कर दिया गवर्नमेंट को कि आगे आने वाले समय में पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर जाएगी जिसके वजह से जो है जो देश के संसाधन है वो तो लिमिट है भाई, वो लिमिटेशन है उनमें। तो फिर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में या एम्प्लॉयमेंट के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में तरह तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इसको ध्यान में रख करके फैमिली प्लानिंग की गई। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन का मतलब है कि एक निश्चित समय हो, कोई निश्चित एरिया हो और निश्चित स्पीसीज हो, यानी किसी स्पीसीज का किसी समय में किसी क्षेत्र में क्या है, कितनी संख्या है उसकी, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली की पॉपुलेशन की बात की, तो आप इस समय माप रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में माप रहे हैं, टाइम को लेना पड़ेगा। रीजन हमारा हो गया दिल्ली और उनकी कितने लोग वहाँ बस रहे हैं। इंसान है तो इंसान की बात करेंगे, गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली की बात तो करेंगे तो उसके हिसाब से बात करेंगे। तो ये है हमारी पॉपुलेशन। अब हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ विशेष करके हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो किस रैपिड रेट से बढ़ी है, आइए एक नज़र उस पर हम डालते हैं। देखिए ये पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या का विस्फोट है, शुरुआती दौर में जब मनुष्य था तो आप जानते हैं कि उसमें प्राकृतिक आपदाएं आती थीं और मतलब उतना नॉलेज नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी और खान पान या हर चीज़ों के लिए इंसान जो है संघर्षरत था, इसलिए वहाँ जनसंख्या का विस्फोट नहीं था। महामारियों के आने की वजह से जो तमाम चीज़ें इंसानों के ऊपर कहर बन के पड़ती थी और वो इंसान डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो अगर हम इस समय अगर कैलकुलेशन देखें, आज जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई है जिसके कारण जो है खाद्यान्न की प्रचुरता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जिसके वजह से डेथ रेट में कमी आई है और चाइल्ड बर्थ तो चल ही रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि शुरुआती दौरों में आप देखेंगे तो वहाँ चाइल्ड बर्थ ज़्यादा रहा, एक माँ बाप के 10-10, 12-12 संतानें हुआ करती थी, लेकिन बचा करती थी 1 या 2 या कोई बिल्कुल नहीं बचते थे। लेकिन आज क्या है, ऐसा नहीं है, किसी माँ बाप के 12-15 संतानें तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ डेवलप हो गई है जिसके कारण जो है अभी भी जनसंख्या विस्फोट की भयावह स्थिति बनी हुई है। एक नज़र आइए हम थोड़ा सा डालते हैं। तो देखिए अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो प्रति सेकंड 2 व्यक्ति जुड़ रहे हैं। पर सेकंड जनसंख्या विस्फोट का भयावह स्थिति का आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पर सेकंड की हम बात करें तो 2 व्यक्ति पर सेकंड इस यूनिवर्स में जुड़ रहे हैं। अगर हम पर डे की निकालें तो 2 लाख व्यक्ति पर डे जो है
इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम महीने की बात करें तो 60 लाख प्रति महीने लोग बढ़ रहे हैं। और अगर हम वर्ष की बात करें तो 7 करोड़ लोग प्रति वर्ष इस संसार में नए आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से जो है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आगे चल करके भयावह स्थितियां उत्पन्न होंगी। आइए देखते हैं, एक नज़र हम प्री हिस्टोरिक टाइम पे भी जाते हैं और अभी वर्तमान में आते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम में आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो पहली जनसंख्या विस्फोट हुई थी वो 20,000 वर्ष पहले, आज से 20,000 वर्ष पहले हुई थी। क्योंकि उस समय थोड़ा सा जो है मनुष्य जो है आखेटक अवस्था से हट करके थोड़ा कृषि यानी बेहतर उन्नत तकनीकी जैसे पाषाण वगैरह का ईजाद कर लिया, शिकार वगैरह करने लगा, तो उसके खान पान में थोड़ा सुधार हुआ, जिसके वजह से उसको जनसंख्या वृद्धि उसकी हुई। और दूसरी जो सेकंड पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट हुआ है आज से 6,000 वर्ष पहले, तो इसमें क्या हुआ, मनुष्य जो है उन्नत कृषि के कुछ यंत्रों को बनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ जो है फसल को बोना शुरू कर दिया। तो खाद्यान्न की प्रचुरता उसके पास आने लगी, थोड़ी सुरक्षा बढ़ गई पाषाण काल में। तो इस वजह से दूसरा जनसंख्या विस्फोट हुआ। और अभी जो थर्ड जो विस्फोट हुआ है जिसमें आज हम लोग जी रहे हैं, ये है जनसंख्या विस्फोट। आज से 300 वर्ष पहले की कहानी है और वहाँ से चल करके आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि काफ़ी तेज़ी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। आइए एक नज़र हम पूरे विश्व की जनसंख्या और उनके परिप्रेक्ष्य में भारत की जनसंख्या को भी देखते हैं। आइए हम लेते हैं 1900 शताब्दी में जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 2 अरब थी। आज से हम मतलब 1900 में जाएं तो 1900 में 2 अरब मात्र जनसंख्या थी। और वहीं पे अगर हम भारत की बात करें तो 1900 से आगे बढ़ करके जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ है तो 1947 की अगर हम बात करें, 47 वर्ष और आगे जा करके, तो देखिए भारतवर्ष की जो जनसंख्या थी वो मात्र 35 करोड़ थी। आप अंदाजा लगा लो कितना कम थी। भारतवर्ष की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी। तो ये स्थिति थी। अब हम चलते हैं 1900 से 2000 में पहुंचते हैं, मात्र 100 वर्ष की कहानी है। तो देखिए जैसे ही 100 वर्ष बना हुआ है तो 100 वर्ष में आप देख रहे हो कि अब पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब से बढ़ के क्या हो गई भाई, 6 अरब हो गई। तो आप देख रहे हो 3 गुना वृद्धि मात्र 100 वर्ष में यहाँ दिखाई दे रही है। वहीं इंडिया के केस में जब आप आओगे तो देखो 35 के जगह पे अब 1 अरब हो गई। यह भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है, तिगुना, यानी 33 या 99 आप देखें तो 1 अरब भारतवर्ष की जनसंख्या सन 2000 में हो गई। अब हम एक निगाह और डालते हैं क्योंकि सेंसस कहते हैं, आप जानते हो कि भारतवर्ष में प्रति 10 वर्ष पे जनगणना होती है। उस जनगणना के माध्यम से यह जाना जाता है कि देश में कितने लोग हैं। तो हम 2000 का सेंसस की यहाँ बात कर रहे हैं। भारतवर्ष की जनसंख्या 1 अरब और 2011 में अभी जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हम अगर भारतवर्ष की बात करें तो अब हम 1.2 अरब पहुँच गए हैं। और पुनः आप जानते हैं कि अगला सेंसस 2021 का हुआ है, तो उसमें हम जान रहे हैं कि 1 अरब 30-35 करोड़ लोग आ चुके हैं। और फिर आगे सेंसस होते रहेंगे और उससे आंकड़े पता चलते रहेंगे। तो इस तरह से पता लग रहा है कि किस भयावह गति से यह जनसंख्या बढ़ रही है। और देखिए 2000 से फिर जैसे ही हम मात्र 11 वर्ष, देखिए 2011 में जो सेंसस हुआ है, अब आप देखिए 6 अरब से लेकर के 7.2 अरब जनसंख्या जो है पूरे विश्व की हो गई है। और इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2000 की अगर हम बात करें तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 6 अरब पूरे विश्व की जनसंख्या है तो 1 अरब जो है भारतवर्ष की जनसंख्या है। इससे अंदाजा लग रहा है कि 6:1 का जो रेशियो है, यानी विश्व के प्रत्येक 6 लोगों में से 1 व्यक्ति भारतीय है।
तो ये बहुत भयावह स्थिति है। अगर हम मोटा मोटी अगर देखें तो 2001 में जो हमारे वहाँ जो चाइल्ड बर्थ रेट थी वो 1000 लोगों पे 220 थी। बाद में इस समय थोड़ी सी घटी जरूर है, लेकिन इस रफ्तार से भी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा चली जाएगी। अगर हम इसको देखें तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार है वो 1,60,00,000 पर ईयर के हिसाब से यह बढ़ रही है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या हमारे देश में पर ईयर जुड़ती चली जा रही है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे विश्व में भारत जो है 15.5% ही इसका क्षेत्रफल है और 2.5 के हिसाब से आप देखेंगे कि इसकी जनसंख्या बढ़ रही है पूरे विश्व की। तो ये बहुत भयावह स्थिति है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अब यह देखना है कि ये जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, चाहे इंडिया की चाहे पूरे विश्व की, ये ऐसा क्यों अचानक हो गया? आजकल जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्यों हम इस पे चिंता जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि ये जनसंख्या अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने वाला है और इंसान के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका दोहन जो है बड़ा तेज़ी से करना पड़ेगा और जिसकी वजह से प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो आनी स्वाभाविक है। तो देखिए, सबसे पहली बात इसके मुख्य मोटे मोटे अगर हम कारणों को देखें तो सबसे पहली बात आप सुने होंगे कि पहले ज़माने में यही खेत था, वही सारी चीज़ें थी, खाने पीने की चीज़ें मतलब बहुत कम होती थी, लोग भूख से मर जाते थे, खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती थी। लेकिन आज जो है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से आप देख रहे हैं कि भूख से आजकल कोई नहीं मरता है। तो सबसे पहली जो बात हुई वो फूड की अवेलेबिलिटी जो है, यानी भोज्य पदार्थों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है और भोज्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह बड़े आसानी से पहुंचाए भी जाते हैं और साथ ही साथ तमाम जो इंसेक्ट वगैरह के या पेस्ट के वजह से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते थे, पेस्टिसाइड वगैरह भी डाल करके यानी फूड मटेरियल को काफ़ी प्रिजर्व किया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य अपने देश में है आज भी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फूड मटेरियल जो है बर्बाद कर दिए जाते हैं। उनके सही ढंग का रख रखाव नहीं है, सही ढंग के गोदाम नहीं है, जिसकी वजह से मतलब काफ़ी अनाज जो है बर्बाद हो जाता है, सड़ जाता है। तो अपने देश में अभी ये सुविधाएं बहुत नहीं है, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है जनसंख्या के डेवलपमेंट में वो है डेथ रेट का डिक्रीज करना। यानी पहले महामारियां आती थी, तमाम बीमारियां थी जिसका कोई इलाज नहीं था और आदमी की डेथ हो जाती थी। लेकिन आज जो है मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हो जाने के कारण डेथ रेट यानी जो मॉर्टेलिटी रेट है, यानी जो मृत्यु दर है, वो काफ़ी कम हो गई है। जब मृत्यु दर कम होगी तो भाई निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी बात जो है हम देख रहे हैं कि जो मेल जो मदर की जो मतलब मॉर्टेलिटी रेट है, यानी मदर जो माताएं हैं वो भी जो है मतलब पहले बहुत ज़्यादा थी, माँ की ज़्यादातर मृत्यु हो जाती थी प्रसव के दौरान क्योंकि सैनिटेशन या मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन आजकल यह भी काफ़ी कम हो गया है। इसी तरह से चाइल्ड बर्थ रेट तो जैसे है वो है, ठीक है, लेकिन जो चाइल्ड पहले आप देखे सुने होंगे कि माँ बाप के 10-10 12-12 बच्चे रहते थे, लेकिन ज़्यादातर मर जाते थे मेडिकल फैसिलिटी ना रहने के बाद। लेकिन आजकल जो है जो बच्चे हैं वो मतलब जिंदा रहते हैं। अगर एक ही बच्चा है तो वो भी जिंदा है, 2 है तो 2 जिंदा है। तो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी कम हो गई है। इसकी वजह से भी जनसंख्या जो है प्लस की तरफ जा रही है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि कुछ लोगों में ऐसी धारणाएं भी हैं, जो अभी अशिक्षित समाज है हमारा, अवेयर नहीं है। तो गरीबी है, गरीबी की वजह से भी बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा कमा करके लाएंगे, तो उसकी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ सोशल जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज, सोशल जो ताने बाने हैं, इसके वजह से भी जनसंख्या तेज़ी से मतलब बढ़ रही है। जैसे कई लोग ये होते हैं कि लड़का लड़की में भेद करते हैं। अगर 2 लड़कियां पैदा हो गई तो फिर सोचते हैं नहीं कि एक लड़का चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो उन्हें ये लगता है कि, और बहुत लोग की ये सोच है कि भाई भगवान की देन है, तो भगवान दे रहा है तो कोई बात नहीं है। तो ये ऐसी बातें नहीं है, अब हम उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो इस कुछ धार्मिक रीति रिवाज की वजह से 2 लड़कियां हो गई या फिर भी लड़के की चाहत में जो है जनसंख्या बढ़ जाती है। तो ये भी प्रॉब्लम होती है, हमारे धार्मिक रीति रिवाजों की वजह से भी होता है।
और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण जो बात आई है, अगर हम चाइना को देखें तो चाइना पूरे विश्व में नंबर 1 पे है, लेकिन अब भारत उसको पिछाड़ मतलब एक तरह से पीछे कर चुका है। यानी आप ये कहें कि जो चाइना का जो अभी हम लोगों ने देखा कि भारतवर्ष की जनसंख्या जो है या पूरे विश्व की जनसंख्या किस तेजी के साथ बढ़ रही है, स्पेशली भारतवर्ष के बारे में अभी हम लोगों ने बातें की कि हमारा पूरे विश्व में 15.5% की हमारी एक तरह से जनसंख्या है, और एरिया की बात करेंगे तो मात्र जो है 2.4% ही हमारी एरिया है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह है। तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जिसके वजह से जो है जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होने वाला है, उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लॉयटेशन होगा, और इससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होंगी हमारे वातावरण में। तो इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए हम आगे की तरफ आज बढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करेंगे। तो इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कैसे शॉर्टकट में टेक्निक याद करेंगे, इसको हम देखते हैं। और हम जानते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है इसको हम 2 तरह से इसका प्रयोग इसमें हम लोग देखेंगे। एक हमारा होगा टेम्प्रोरी मेथड, यानी टेम्प्रोरी की बात करेंगे, ये परमानेंट नहीं होंगे, और दूसरा हम मेथड बात करेंगे परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में हम लोग 2 तरह के मेथड की बात करेंगे। एक ट्यूबोटॉमी, यानी फैलोपियन ट्यूब नलिका को यानी उसको हम मतलब कट करेंगे, उसकी बंधाकरण करेंगे, और वास डिफरेंस को यानी पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो परमानेंट मेथड और टेम्प्रोरी मेथड। आइए सबसे पहले हम चलते हैं टेम्प्रोरी मेथड, और टेम्प्रोरी मेथड में देखते हैं कि किन किन चीज़ों को हम यूज करके, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तरह से यूज करके हम बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको शॉर्टकट में हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में नो BSC याद कर लीजिए। नो BSC याद कर लेंगे, इसी से हमको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं। ये हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। नो BSC, नो से हमारा हो जाएगा नेचुरल मेथड की हम बात करेंगे, बी से हम लेंगे बैरियर मेथड की, और यस से लेंगे हम सर्जिकल मेथड की, और सी से केमिकल मेथड की। इन सारे मेथड के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सकते हैं। आइए सबसे पहले इन मेथड को जानने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो किस तरह के होने चाहिए, यानी उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, पहली विशेषता कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की ये होनी चाहिए कि फ्रेंडली यूजेबल होना चाहिए, यानी बड़े आसानी से यानी यूज़ करने में हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंडली यूजेबल होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंडली यूजेबल तो है, लेकिन हर जगह अगर अवेलेबल नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड बी प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम ना यूज करें जिसका साइड इफेक्ट पड़ जाए। नेक्स्ट बात हमको ये ध्यान रखना है कि वो सस्ता हो, चीप हो। भाई सस्ता नहीं होगा तो हर आदमी इसको प्रयोग में नहीं ला सकता है। और नेक्स्ट बात हम ये कर सकते हैं कि जो सेक्सुअल डिजायर है इंसान की, वो सेक्सुअल डिजायर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसके अवरोध उत्पन्न ना करे। तो ये सारे कुछ शर्तें हैं एक यानी बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की। अगर ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, वो आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, सस्ता भी है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सेक्सुअल डिजायर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। अब हम बात करते हैं ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको हमने नो BSC शॉर्टकट में याद कराया, यानी नो से नेचुरल मेथड, बी से बैरियर, और एस से सर्जिकल, और फिर हमारा सी से हमारा हो गया केमिकल मेथड। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नो से यानी नेचुरल मेथड की बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम नेचर को ही प्रीफर करते हैं। तो नेचुरल मेथड में हमको क्या याद करना है, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। नेचुरल मेथड में हम देखेंगे कि विथड्रॉल मेथड, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर नेचुरल मेथड में हम यह भी देखेंगे कि रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड क्या है, और हम लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करेंगे। इन
इन तीन मेथड को हम नेचुरल मेथड के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं और ये हमारी जुआ पे कैसे सेट होंगे इसको हम शॉर्टकट में याद करने की आपको टेक्निक बताते हैं। सिर्फ आपको यह याद रखना है, नॉट वायरल, बस नॉट वायरल। नॉट वायरल से हमारा यह याद हो जाएगा। नॉट से हमारा हो गया नेचुरल मेथड और WI हम यहाँ VI के जगह पे WI ले रहे हैं, VI से हो जाएगा विदड्रॉल मेथड और R से हो जाएगा रिथमिक मेथड या कैलेंडर मेथड और L से हमारा हो जाएगा लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब हम आइए एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड में विदड्रॉल मेथड। विदड्रॉल मेथड में होगा क्या, हम जानते हैं कि जो ये एक फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, विदड्रॉल मेथड में करते क्या है, ये हमारा जो वेजाइनल ओपनिंग है, विदड्रॉल मेथड में करते क्या है, जो ये पेनिस है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एट द लास्ट मोमेंट ये जो है विड्रा कर दिया जाता है, यानी पुरुष जो है अपने सेमन को बाहर निकाल देता है, यानी इसके फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में न ले जा करके इसको वेजाइनल ट्रैक से बाहर एट लास्ट मोमेंट जो है बाहर कर देता है। इसको हम कहते हैं विदड्रॉल मेथड। लेकिन हाँ, इसमें भी रिस्क रहता है, यह रिस्की है इसलिए क्योंकि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यानी स्पर्म के इजेकुलेशन से पहले जो फ्लूइड निकलता है उसमें भी स्पर्म हो रह सकते हैं, या प्रीवियस इंटरकोर्स हुआ है तो वो उसके अंदर जो इजेकुलेशन हुआ है वो बचे हुए सीमेन में स्पर्म रह सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये हो सकता है। इसको हम विड्रॉल मेथड कहते हैं। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इन लास्ट मोमेंट पे यानी फीमेल की वेजाइनल ट्रैक में स्पर्म को यानी इजेकुलेशन न करके इसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो इस मेथड को हम विड्रॉल मेथड कहते हैं। अब हम आते हैं सेकंड मेथड की तरफ चलते हैं, जो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिदमिक मेथड। वेरी इंपॉर्टेंस, रिदम या रिदमिक मेथड, या जिसको हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी लग नहीं रहा है, ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से अप्लाई किया जा रहा है, सिर्फ नॉलेज के बेस पे इसको हम कर सकते हैं। अब आइए इसे समझ लेते हैं कि रिदमिक मेथड या रिदम मेथड या कैलेंडर मेथड है क्या। आइए हम जानते हैं कि जनरल जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है एक फीमेल की, सपोज कर लीजिए जनरल जो हम ले रहे हैं 28 दिनों का, तो हम जानते हैं कि 14वें दिन जो है ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब अंडे का निकलना होता है। अच्छा, इसमें यह भी हो सकता है कि प्लस माइनस भी हो सकता है, -2 डेज पहले हो सकता है या +2 डेज बाद भी हो सकता है। तो इस तरह से हम देखें तो 14 के पहले 13 और 12 इन दोनों में भी ओवुलेशन हो सकता है भाई। 14 को हम ले तो यानी 2 दिन बाद में ले तो यानी 15 को भी हो सकता है और 16 को भी हो सकता है। तो ये प्लस माइनस ओवुलेशन की डेट हो गई, ठीक। अब सपोज कर लीजिए जो हमारा स्पर्म है, आइए देखते हैं नेचुरल मेथड में हम रिदमिक मेथड, सेक पीरियड या पीरियोडिक एब्स्टिटेंसी या कैलेंडर मेथड के नाम से जिसको जाना जाता है, इसे देखते हैं। हम जानते हैं कि जनरल सा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है 28 दिनों का अगर होता है, सपोज कर लीजिए 28 दिनों का है, तो 14वें दिन जो है एग का रिलीजन होता है, 14वें दिन एग का रिलीज होता है। और प्लस माइनस प्लस अगर हम कर दें 2 डेज, तो ये 14वें के बजाय 13वें दिन या 12वें दिन भी एग रिलीज हो सकता है। या हम प्लस की बात करें तो 14वें के बजाय 15वें दिन या 16वें दिन एग का रिलीजन हो सकता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लाइफ स्पान जो है, लाइफ हम देख लें, क्योंकि जो दो गैमेट है, एक हमारा है स्पर्म की लाइफ हम देख ले भाई, और ओवम की। इन्हीं दोनों के मिलन से हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया टेक प्लेस होनी है। तो स्पर्म की जो लाइफ स्पान होती है अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज,
3 दिनों की होती है। क्रिकेट टेस्ट मैच समझिए, और ये ओवम की लाइफ स्पान 1 डे मैच है इसका, तो ये होती है लाइफ स्पान। अब आप सोचो कि जो ओवम हमारा है 1 डे की इसकी लाइफ स्पान है। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ स्पर्म 10 हो गया, 10वें दिन अगर स्पर्म आया, सपोज कर लीजिए कि स्पर्म की एंट्री 10वें दिन हो रही है, तो क्या होगा? तो भाई 11-12 यानी यहाँ पे यानी 3 दिनों तक ये स्पर्म जिंदा रहेगा, यानी 12वें दिन क्या होगा? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम 16वें दिन 17वें दिन स्पर्म अगर एंट्री लेता है, 17वें दिन सपोज कर लीजिए स्पर्म की एंट्री हो रही है, तो 16वां दिन जो एग है वो 17वें एक दिन तक जिंदा रहेगा, यानी 17वें दिन भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और 10वें दिन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि 10 और 17 के बीच, यानी 10 से लेकर के 17 तक जो ये जोन है ये अनसेफ है, यानी इसमें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। हाँ, 10 से पहले और 17 के बाद का जो डे है वो सेफ पीरियड है, मतलब इसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन यह मेथड भी बहुत ज़्यादा इसकी सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये वैरी करती है महिलाओं के अंदर, और हर महिला इसको कैलकुलेट नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से यानी 10 से 17वें के बीच, 10 से 17 दिन के बीच में जो है, यानी एग ओवुलेशन के यानी पहले, यानी इधर और इधर अगर हम इस बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, यानी स्पर्म और ओवम का मिलन नहीं होता है, तो यह सेफ पीरियड है, यानी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं। अब देखते हैं थर्ड जो नेचुरल मेथड है उसको हम लोग देखते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब ही है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें देखिए लैक्टेशनल एमेनोरिया में होता क्या है, प्रकृति का ऐसा वरदान है कि बच्चा जब दूध पी रहा है माँ का, तो 6 महीने तक ये लैक्टेशनल एमेनोरिया की प्रक्रिया होती है। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है स्टार्ट नहीं होती है, तो जब स्टार्ट नहीं होगी तो फिर ओवुलेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। होता क्या है, आइए इसको देखते हैं। जैसे कि हमारा है थैलमस, ठीक है भाई, और यहाँ जान रहे हैं कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड लगी हुई है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब होता क्या है, जनरली जब माँ दूध पिला रही है बच्चे को, तो उस स्थिति में होता क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है जिससे हम प्रोलैक्टिन कहते हैं, प्रोलैक्टिन। और ये प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो है लैक्टेशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी दूध का श्रवण इसी के माध्यम से होता है। तो प्रोलैक्टिन जब तक निकलती है तो अन्य हार्मोन को सप्रेस किए रहती है। ये निकलने के साथ ही साथ एक और काम करती है, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देती है। तो नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है कि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस जो है GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकालता है, और ये हार्मोन आकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी हमारी स्टिमुलेट होती है तो ये हार्मोन निकालती है LH और FSH, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालती है। तो जब इसको निगेटिव फीडबैक मिल जाता है तो GnRH रिलीज ही नहीं हो पाता है, और जब वो रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सीक्रेट नहीं होंगे तो ये क्या करता है, स्टॉप मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप कर देते हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तो ओवुलेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है, और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है।
तो ये 6 महीने तक बच्चा जब तक दूध पी रहा है तब तक ये प्रोलैक्टिन ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होती है और ये नेगेटिव फीडबैक देती रहती है और इस तरह से ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट नहीं होता है। तो ये पीरियड जो है बेबी न कंसीव करने का सेफ पीरियड है। मतलब इस समय में सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी बेबी कंसीव यानी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, बेबी कंसीव नहीं होता है। लेकिन कई बार इसमें ये अब ये दिमाग में ना सोचिए कि माँ जो है 6 महीने 7 महीने तक 5-5 वर्ष 4-4 वर्ष दूध पिला रही है तो 4-4 वर्ष 5-5 वर्ष जो है ये ऐसा रहेगा नहीं। ये प्रोलैक्टिन जो है धीरे धीरे इसकी कम मात्रा होती चली जाती है और फिर जो है ये नॉर्मल प्रोसेस में आ जाता है। तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि 6 महीने के अंदर ही जो है ये प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो लैक्टेशनल एमेनोरिया धोखा यहाँ दी जाती है और प्रेगनेंसी जो है कंसीव हो जाती है। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड, बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ही होता है अवरोध उत्पन्न करना। जब ओवम और स्पर्म के मिलन में हम अवरोध उत्पन्न कर दें ऐसा मेथड, तो ये कहलाता है बैरियर मेथड। और विशेष रूप से आप जानते हैं कि पुरुषों में ये दोनों यूज कर सकते हैं, जो मेल भी यूज कर सकता है और फीमेल भी यूज कर सकती है इसको। तो इन दोनों के लिए कंडोम आते हैं। ये बात आप जानते हैं कि ये रबड़ होते हैं, लैटेक्स के बने होते हैं। तो फीमेल भी यूज कर सकती है, मेल भी यूज कर सकती है। जैसे ये मान लीजिए फीमेल का ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वेजाइनल ट्रैक है और मेल का ये पेनिस है। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इसको पहना देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, ये जो यूज करता है बंदा उसका खुद यूज इसको कर सकता है। अब ये होता क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान इसका जो सीमेन है जब इजेकुलेट होता है तो इसी के अंदर रह जाता है। किस तरह से यह प्रोटेक्शन है, यानी स्पर्म जो है वेजाइनल ट्रैक के अंदर प्रवेश करके इस फैलोपियन ट्यूब में नहीं इंटर करता है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह काम यह भी करता है कंडोम कि जो एसटीडी है, यानी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है उनसे भी यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है इस कंडोम का। तो और ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब इरिवर्सिबल है, यूज एंड थ्रो है। वह एक बार यूज करेंगे इसको फिर थ्रो कर देते हैं। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सुरक्षा देता है और प्लस प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होने देता है। तो ये आम चीज़ है, इसको एनसीईआरटी ने निरोध एक ब्रांड दिया है, इसको अच्छा रखिएगा। अब हम आते हैं दूसरा फीमेल कंडोम। तो इसी तरह से फीमेल कंडोम भी आते हैं मार्केट में। तो फीमेल कंडोम में क्या होता है कि एक तरफ जैसे ये है, एक तरफ जो है ये बंद रहते हैं और दूसरे तरफ ये जो है ये ओपन होते हैं। जैसे ये ओपन है और एक तरफ जो है ये बंद है। तो इसको जो है ये फीमेल जो है ये सर्वाइकल, ये जो सर्वाइकल इस पर एक ऐसे रिंग लाइक संरचना भी होती है, इस पर ला करके फिट कर लेते हैं। सर्वाइकल जो ये फिट हो जाती है और ये जो है ये बाहर है, जो वेजाइनल ट्रैक है ये इसके बाहर ये दिखता है। और इसमें ये सर्विक्स है, ये इस कैप के इसमें फिट हो जाती है और ये फिट हो जाने के कारण यह ढक जाती है। तो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है पुनः जो है ये सीमेन इसी के अंदर रह जाता है और यहाँ भी सुरक्षा प्रदान होती है, यानी स्पर्म और ओवम का मिलन यहाँ नहीं हो पाता है। ये फीमेल कंडोम भी मार्केट में अवेलेबल है, तो इससे भी बचा जाता है। नेक्स्ट आती है, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है फीमेल यूज कर सकती है। हाँ, यह भी जो है वंस यूज एंड थ्रो वाली बात है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फीमेल कंडोम हो गया, मेल कंडोम हो गया और सर्वाइकल डायफ्राम की बात है। तो डायफ्राम में होता क्या है, आप देखेंगे इस तरह की संरचना इसमें बनी होती है और इसको क्या करते हैं ला करके यहाँ सर्वाइकल पे फिट कर देते हैं। तो सर्विक्स से फिक्स हो जाती है और इसमें बात ये है, ध्यान ये देना है कि इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा इससे जो सीमेन इजेकुलेट होगा ये सर्विक्स को तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये वेजाइनल ट्रैक और ये पेनिस का आपस में संपर्क होता है, इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में ये कारगर नहीं है। तो ये भी यूज में आता है। तो ये चीज़ें हैं डायफ्राम
और सर्विक्स कैप, ये जो इसके माध्यम से बैरियर के माध्यम से हम ओवम और स्पर्म को आपस में मिलने नहीं देते हैं और इस तरह से प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं होती।